एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की सीयूटी बीएफए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। कमेंट में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये काफ़ी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। आज का वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो 2023 में सीयूटी बीएफए एंट्रेंस एग्जाम में जो टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस आए थे वो पूरा टेस्ट पेपर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और कैसे सॉल्व करना है वो सारा कुछ मैं बताऊंगी। आंसर्स भी बताऊंगी, क्वेश्चंस भी बताऊंगी, प्रॉपर गाइड भी करूंगी और साथ में आप लोग को ये भी कहूंगी कि जो आज मैं टेस्ट पेपर आप लोग को सॉल्व करवा रही हूँ वो आपको अच्छे से लर्न कर जानी है। और साथ में ध्यान ये भी रखना है कि आप देखना कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपको साइड में दिख रही है। कोई भी क्वायरी हो तो आप इंस्टा पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सीयूईटी यूजी मई जून 2023 का पेपर है, यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे कैंडिडेट का नाम भी लिखा हुआ करण। ठीक है, ये 2023 में करण नाम के कैंडिडेट ने इस पेपर को सॉल्व किया है और वही पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन है ये और थोड़ा सा हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे चूज एन ऑप्शन। यहाँ पे उसने आंसर्स भी करे हैं, लेकिन आपको जो ये आंसर्स दिख रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सही हैं। तो जो मैं बताऊंगी वो आंसर्स 100% सही बताऊंगी मैं और आपको उसी के अकॉर्डिंग याद करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बारहमासा किसकी लोकप्रिय विषय वस्तु है? अब बता दो कि बारहमासा ग्रंथ का नाम है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब कि ना ये पेंटिंग से क्वेश्चन आए हैं। अगर आप मैं पहले इसका आंसर्स बता देती हूँ। इसका आंसर्स है ऑप्शन 2 बूंदी चित्रकारियाँ। ठीक है, अब आप राजस्थानी शैली में बूंदी शैली पढ़ेंगे तो पेज नंबर इंट्रोडक्शन वाला बुक पढ़िएगा, पेज नंबर 19 का सबसे जो लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है, उसका फर्स्ट लाइन पढ़िएगा, आपको वहीं पे मिल जाएगा लिखा हुआ है कि बारहमासा बूंदी चित्रकला का लोकप्रिय विषय है। तो अभी आप ये देख सकते हो कि आपको बूंदी शैली पूरे अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी, तभी जाके आप इसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से गाइस, नील कलम से आप क्या समझते हैं? ठीक है, नील कलम देखिए मुगल शैली में यूज किया गया है इस वर्ड का। इसका मीनिंग होता है ब्रश या तो कूची। नील कलम, कलम मतलब हम पेन कहते हैं ना, तो उसी से रिलेट करके इसका जो आंसर्स होगा वो ऑप्शन 3 होगा। अब इसको भी जानने के लिए आपको चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपने चैप्टर्स नहीं पढ़ा तो आपको नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ आप सिलेबस की पेंटिंग्स पढ़ लोगे और आप सोचोगे कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको चैप्टर्स अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे और आगे भी आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। आगे आता है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है, चित्रकारी को पहचानिए जिसमें पुरुष और महिला विभिन्न घरेलू सामान ले जा रहे हैं और बच्चे के साथ जाते दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंद, यशोदा और कृष्ण। बता दो, ये जो पेंटिंग है नंद, यशोदा और कृष्ण, ये पेंटिंग आपका पहाड़ी शैली से लिया गया है। ठीक है, अगर आप पेज नंबर ओपन करेंगे 81 परिचय वाली बुक, इंट्रोडक्शन वाली बुक, तो आपको ये पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। साथ में ये भी पूछ सकता है कि इस पेंटिंग को किस ग्रंथ से लिया गया है। तो बता दो कि इस पेंटिंग को भागवत पुराण से लिया गया है। पूछ देगा कि नंद, यशोदा और कृष्ण पेंटिंग किस ग्रंथ से ली गई है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यानी पेंटिंग्स की जो एक एक लाइन है आप उसको अच्छे से लर्न कीजिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि शिव और सती चित्रकारी को किसने चित्रित किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस ने किया है। अब आप शिव और सती की जो पेंटिंग है इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पेंटिंग के अंदर से भी कोई लाइन से आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लिखा हुआ है कि कलाकार, देखिए यहाँ पे वर्ड्स मिस्टेक है, यहाँ पे होगा कलाकार चितेंद्र नाथ मजूमदार, पे आप करेक्शन कर लेना। कलाकार चितेंद्र नाथ मजूमदार द्वारा बनाई गई चित्रकारी के शीर्षक को पहचानिए। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि चितेंद्र नाथ मजूमदार द्वारा जो बनाई गई पेंटिंग से वो कौन है इस 4 ऑप्शंस में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रासलीला। जो पेंटिंग्स है वो चितेंद्र नाथ मजूमदार ने बनाई है। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, यहाँ पे है कि रागनी पथमासिका लघु चित्रकारी किस विचारधारा से है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा राग हिंडोला की रागनी पथमासिका, आपने देखा होगा सिलेबस में। और यहाँ पे बता दूं कि सिलेबस में ना 2 बार करके दिया हुआ, एक है राग हिंडोला और सेकंड में है रागनी पथमासिका। बता दूं कि ये दोनों अलग अलग पेंटिंग्स नहीं है, दोनों ही सेम पेंटिंग्स है। जिसने सिलेबस पढ़ा है वो मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे।
ठीक है। तो राग इंडोला की जो रागनी पठमासिका है, एक बुक में पठमासिका लिखा हुआ है, एक बुक में पठहंसिका लिखा हुआ है, तो इसमें भी आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो ये जो लघु चित्रकारी है किस विचारधारा से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अहमदनगर, यानी ये अहमदनगर में बनाई गई पेंटिंग है, आप जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध लघु चित्रकारी। लघु चित्रकारी का मतलब होता है मिनिएचर पेंटिंग। भरत राम से चित्रकूट में मिलते हैं हिंदू मूर्तिकला किस पर आधारित है, मतलब ये जो भरत राम से मिलते हुए चित्रकूट की जो पेंटिंग है ये किस पर आधारित है, तो ऑप्शन हो जाएगा 4। ये पेंटिंग जो है वो रामायण पर आधारित है, रामायण की ही एक स्टोरी है जिससे ये पेंटिंग ली गई है। जब राम जी जो है कि वनवास के लिए निकल पड़ते हैं तो चित्रकूट में भरत जी उनसे मिलने आते हैं उनको रोकने के लिए कि वो वनवास के लिए ना जाए, ठीक है, लेकिन राम जी मानते नहीं हैं और फिर भी वो चले जाते हैं। तो उस पर ये पेंटिंग है, आप जाके एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना। इसमें टोटल 49 फिगर्स को दिखाया गया, पूछ देगा कि इस पेंटिंग में टोटल कितने फिगर्स को दिखाया गया, तो 49। और भी बहुत सारी चीज़ें जो पूछी जा सकती हो, तो मेरा बार बार यही कहना है आपको कि पेंटिंग्स के लाइन को अच्छे से बारीकी से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, किसने बनाई, कब बनाई, कहाँ रखी गई है, ये सब तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस शैली में बनाई गई है, और अगर कोई पेंटिंग्स है तो कौन से ग्रंथ से ली गई है, इन सब का भी वर्णन आपको बुक्स में मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हल्दी ग्राइंडर का कलाकार कौन है, तो बता दो कि हल्दी ग्राइंडर का जो कलाकार है ऑप्शन 1 होगा फर्स्ट अमृता शेरगिल। ये जो पेंटिंग्स है वो मॉडर्न आर्ट से ली गई है, जिसमें हल्दी ग्राइंडर मतलब हल्दी पीसती औरतें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 9 की निम्न में से 1943 में कोलकाता समूह का संस्थापक सदस्य कौन है। कोलकाता समूह मतलब कि कोलकाता ग्रुप की जो स्थापना है वो किसने की है, जो इसके लीडर है वो कौन है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन टर्न करके पूछ सकता है कि 1943 में जो कोलकाता ग्रुप है उसका जन्म किसने किया, उसके पितामह कौन है, ऐसे कोलकाता समूह के जो लीडर है वो कौन है, इस तरीके से भी पूछ सकता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन 1 प्रदोष दास गुप्ता। ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा इंट्रोडक्शन वाली बुक में पेज नंबर 102 में अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। और यहाँ पे एक और ग्रुप की चर्चा की गई है, प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे, जिसकी स्थापना 1946 में की गई है और जिसके संस्थापक है फ्रांसीसी न्यूटन सूजा, तो इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। अब बात यह आती है कि इसको पढ़ने के लिए आपको मॉडर्न आर्ट की चैप्टर्स पढ़नी ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें लिखा हुआ है नीचे दिए गए विकल्पों में से 19वीं सदी के आधुनिक भारतीय कलाकार को पहचानिए, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा अमृता शेरगिल, क्योंकि जो ऑप्शन 1 है साहबुद्दीन दाना और निहाल चंद्र, ये तीनों जो आर्टिस्ट है वो राजस्थानी शैली के हैं, ठीक है। और 19th सेंचुरी की जो आर्टिस्ट है वो है अमृता शेरगिल, जो कि आधुनिक भारतीय कलाकार है, मतलब इंडियन मॉडर्न आर्ट के आर्टिस्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 के निम्न में से किस कलाकार ने क्यूबिज्म शैली का उपयोग किया और गलियारों व कमरों व ऊर्ध्वाधर क्षैतिज और विकर्ण रेखाओं द्वारा अद्भुत चित्रकारी बनाई जो स्थापत्य क्यूबिस्ट शैली से भिन्न थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गगनेंद्र नाथ टैगोर। अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये क्वेश्चंस किस पेज से ली गई है, तो पेज नंबर 100 निकालिएगा इंट्रोडक्शन वाली बुक, आप पढ़िएगा। गगनेंद्र नाथ टैगोर ने घनवादी तत्वों को समाहित करके अपनी स्वयं की एक विशिष्ट शैली का निर्माण किया। उन्होंने अपने रहस्यमयी विशाल कक्षों और कमरों के निर्माण में ऊर्ध्वाधर क्षैतिज और तिरछी रेखाओं का प्रयोग किया, जो कि प्रसिद्ध कलाकार पल्लवो पिकासो के घनवादी शैली से काफ़ी भिन्न था, ठीक है। पल्लव पिकासो जो है घनवादी शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। तो यहाँ से ये लाइंस उठाई गई है। अब आप देख लो कि अगर आप चैप्टर्स नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये लाइंस कहाँ से उठाई गई है, एकदम बीच से उठाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। फर्स्ट ऑप्शन होगा बाबर ने की थी, बाबर ने नींव रखी थी मुगल साम्राज्य की। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये पूछ दे कि मुगल साम्राज्य में कला की स्थापना कब हुई, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अकबर। ऐसा नहीं है कि बाबर ने कलाकृति करवाई नहीं थी, बाबर के टाइम्स पे भी पेंटिंग्स बनी थी, लेकिन अकबर के टाइम पे पेंटिंग्स जो है वो ज़्यादा मात्रा में देखी जाती है, इसलिए अकबर के टाइम को पहला प्रेफरेंस दिया जाता है। और आप जब पूछेगा कि कला की स्थापना कब हुई मुगल शैली में, तो अकबर के टाइम पे हुई। और भी मैं बता दूं इससे रिलेटेड कि अकबर के टाइम पे पोर्ट्रेट ज़्यादा बने थे, वहीं जहांगीर के टाइम पे लैंडस्केप की पेंटिंग्स ज़्यादा बनी थी, क्योंकि जहांगीर को लैंडस्केप की पेंटिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। वहीं शाहजहां की बात करें तो शाहजहां के टाइम पे आर्किटेक्चर का निर्माण ज़्यादा हुआ था, क्योंकि शाहजहां को आर्किटेक्चर में ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए इनके टाइम पे
चित्रों में काफ़ी गिरावट आई थी। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किनके शासनकाल में चित्रों में गिरावट आई, तो शाहजहां के टाइम पे चित्रों में गिरावट आई। इस तरह से आपको हर किसी शासक के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, तभी जाके आप आंसर्स कर पाओगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध चित्रकारी योगिनी किस विचारधारा से बनाई गई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बीजापुर विचारधारा। बीजापुर में बनाई गई ये योगिनी की पेंटिंग्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कोटा शैली चित्रकला की किस विचारधारा से संबंधित है? तो देखिए कोटा शैली हम किस में पढ़ते हैं? राजस्थानी शैली में पढ़ते हैं। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा चित्रकारी की राजस्थानी विचारधारा, ऑप्शन 3 है ना। तो आप ये भी ध्यान रखना कि जितनी भी शैलियाँ हैं इन सब का जो केंद्र है, ठीक है, वो सब कौन कौन से केंद्र को उपशैली भी बोला जाता है। जैसे कि कोटा को हम उपशैली भी बोल सकते हैं और सिर्फ शैली भी बोल सकते हैं, और कोटा को राजस्थानी शैली का केंद्र भी बोल सकते हैं। साथ ही ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थानी शैली का जो पहला केंद्र है या पहला उपशैली है वो कौन है? तो मेवाड़ है। इस तरीके से आपको रिप्लाई देना है। दक्षिणी शैली का जो पहला केंद्र है कौन है, या दक्षिणी शैली का उपशैली पहली कौन सी है, पहाड़ी शैली की पहली उपशैली कौन सी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकते हैं। अब आप ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अर्ध मूल्यवान रत्न लेपिस लेलूजी किस रंग की आभा देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ब्लू अल्ट्रामरीन। बता दूं कि अगर आप हिंदी वाली बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये इंग्लिश वर्ड है। इंग्लिश वाली बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पेज नंबर है 49 इंट्रोडक्शन वाली बुक का। साइड में आपको इमेज भी दिख रहा है, यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ। यहाँ पे ये लाइन्स आप पढ़ लीजिएगा और वही इससे रिलेट कर रहा है। अब आप देख लो कि कितना डेप्थ में जाके पूछा है ये क्वेश्चन। अब आप 49 पेज नंबर नहीं पढ़ोगे, ये कलर्स की आप नहीं पढ़ोगे चीज़ों के बारे में। जैसे कि यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी हुई है कि सिंदूरी रंग किससे बनती है? तो हिंगूल से। नीला रंग किससे बनता है? लाजवर्दी से। पीला रंग किससे बनता है? हरातल से, है ना। सफ़ेद रंग सीप से बनता है। गहरा काला रंग जो है वो लकड़ी के कोयले से बनता है। तो आपको ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेगी। कुछ भी दे सकता है एग्ज़ाम में। हाँ, ये चीज़ है कि बुक से बाहर कुछ भी नहीं देगा, सब बुक्स के अंदर से देगा, पर बीच से कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कलाकार का नाम बताइए जो शांति निकेतन के बाहरी क्षेत्र में रहने वाली संथाल जनजाति से अक्सर अप्रभावित हुए और उनका प्रतिनिधित्व करने वाली मूर्तियां बनाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, रामकिंकर बैच। रामकिंकर बैच क्या करते थे? वहाँ की जो संथाल परिवार है उनकी स्कल्पचर बनाते थे। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये आती है कि अब रामकिंकर बैच की जो स्टोरी है जो बुक्स में मेंशन की गई है आप उसको भी पढ़ लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, किस मुगल शासक के शासन में कला और संस्कृति ने अपनी चमक खो दी थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब ने। औरंगजेब के टाइम पे पेंटिंग्स में, संस्कृति में, सब पे गिरावट आ चुकी थी। औरंगजेब बहुत ही मतलब क्रूड शासक माना जाता है, जो हिंदुओं पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था और साथ में मुस्लिमों पे भी बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था। तो औरंगजेब सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, के लक्ष्मण गौड़ द्वारा बनाए गए आरेखन मुद्रण पुरुष स्त्री पेड़, ये पेंटिंग का नाम है पुरुष स्त्री पेड़ की विषय वस्तु को पहचानिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, प्राकृतिक प्रभावित बाल्यकाल की स्मृतियों पर आधारित है। अब इसको जानने के लिए आप इस पेंटिंग को पढ़ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कांगड़ा चित्रकारी में क्या प्रमुख विषय वस्तु उपयोग की गई है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, नायक और नायिका भेद। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई जर्नी इंड का माध्यम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, टेम्परा और वॉश टेक्निक। देखिए टेम्परा और वॉश टेक्निक का जो स्टार्ट भी है वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही किया था, दोनों को मिक्स करके। टेम्परा और वॉश बहुत लोगों को नहीं पता है कि ये दो टेक्निक होता क्या है। तो टेम्परा टेक्निक में ना कलर को पक्का करने के लिए, मतलब कलर जल्दी छूटे ना, इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। बेसिकली हम वाटर कलर का ही यूज़ करते हैं। वाटर कलर में हम टेम्परा टेक्निक मिलाते हैं। टेम्परा का मतलब होता है जो उसमें मिलाते हैं वो होता है अंडे की जर्दी। अगर आप अंडे को फोड़ते हो तो उसमें लीसा सा आपको दिखता है लिक्विड सा, उसी लिक्विड को हम कलर्स में मिलाते हैं ताकि कलर पक्का हो सके और वो जल्दी छूटे ना, उसको कहते हैं हम टेम्परा टेक्निक। और वॉश टेक्निक जो होता है ये आर्टिस्ट क्या करते थे, वॉश टेक्निक का यूज़ इसलिए करते थे ताकि कोई पेंटिंग्स को ब्लर करके दिखा सके। अब वो कैसे मैं बता देती हूँ। क्या करते थे, पहले वाटर कलर से काम किया, फिर उसको वॉश किया। वॉश मतलब WASH, वॉश मतलब धोने वाला, ठीक है। कलर डाला, फिर उसको वॉश किया, फिर अगेन कलर डाला, फिर वॉश किया, फिर अगेन कलर डाला, फिर वॉश किया। तो इस तरीके से वो 3 से 4 बार करते थे ताकि ना जो पेंटिंग्स है वो थोड़ी सी धुंधली दिख सके। तो धुंधलापन लाने के लिए ये वॉश टेक्निक का यूज़ करते थे। और इन दोनों टेक्निक का यूज़ ना भारत में, ठीक है,
भारत में अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। और ये दोनों टेक्निक ना वेस्टर्न से आई थी, और ये बुक्स में लिखा हुआ है कि टेम्परा टेक्निक वेस्टर्न में कहाँ से आई थी और वॉश टेक्निक वेस्टर्न में कहाँ से आई थी। अब आपका काम है कि आप ढूंढो कि ये जो दो टेक्निक है वेस्टर्न में किस जगह से ली गई थी और वहीं से इंडियन आर्टिस्ट ने सीखा था और यहाँ पे भारत में यूज़ किया था। तो भारत में सबसे पहले निर्माण जो है अवनींद्रनाथ ठाकुर ने किया था। ठाकुर और टाइगर ये भी बता दो, दोनों सेम है। तो बहुत कुछ है पढ़ने को, अगर आप पढ़ोगे तो ख़त्म ही नहीं होगा। और साथ ही अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल शैली की भी स्टार्ट की थी, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए किसने चित्रित किया है? ये तो पेंटिंग से इजी है क्वेश्चन ये 21 नंबर का। तो ऑप्शन 3 मिस्किन ने इसे चित्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लघु चित्रकारी नंद यशोदा और कृष्ण किस उप विचारधारा से संबंधित है? अब ये देख लीजिए, ये नंद यशोदा कृष्ण की जो क्वेश्चंस है ये दूसरी बार पूछे गए हैं। अब यहाँ पे आपको आंसर करना है कि नंद यशोदा जो कृष्ण की पेंटिंग है उसको किस उप विचारधारा से ली गई है। तो कांगड़ा उप विचारधारा, जो कांगड़ा शैली है, ठीक है, कांगड़ा को हम उपशैली भी बोल सकते हैं और केंद्र भी बोल सकते हैं। तो कांगड़ा में ही नंद यशोदा कृष्ण के बारे में वर्णन आपको मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थानी लघु चित्रकारी के लिए दूसरा नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजपूत चित्रकारियाँ, क्योंकि बता दूं कि राजस्थानी शैली को राजपूत शैली का भी नाम दिया गया था 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने दिया था। ध्यान रखिएगा, बुक्स में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्न में से माँ और बच्चा चित्रकारी का कलाकार कौन है? आर्टिस्ट बताना है। माँ और बच्चा जो पेंटिंग है इसकी आर्टिस्ट कौन है? तो जामिनी रॉय इसके आर्टिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। राधिका उदास पृष्ठभूमि में जलते हुए दिए से दूर जाती हुई चित्रित की गई है, कलाकार को पहचानिए। बता दूं कि पेंटिंग का नाम है राधिका और इस पेंटिंग के आर्टिस्ट कौन है? तो पहला ऑप्शन होगा अब्दुल रहमान चगुताई। पूरा नाम है इनका मोहम्मद अब्दुल रहमान चगुताई, ठीक है। मॉडर्न पीरियड में ये पेंटिंग्स को बनाया गया है। 1914 में ये पेंटिंग्स बनाई गई और इसे राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना, इस पेंटिंग के बारे में भी पढ़ लेना। और आज के वीडियो में इतने ही गाइस, क्योंकि वीडियोस ऑलरेडी बहुत लंबा बन चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी विद डिटेलिंग के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियोस बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और जितनी भी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आपको कवर की है, बताई है, उसको आप नोट डाउन भी कीजिएगा और बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़िए। चलो मिलती है मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।